फिल्म सम्राट का मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया है। अध्याय 1। अभिनेता सोफे से उठ खड़ा हुआ और उसके सामने बैठा मनोचिकित्सक अपना सामान पैक कर चुका था और जाने वाला था। लिविंग रूम में टीवी पर उनकी नई फिल्म का ट्रेलर चल रहा है। 3 साल बाद फिल्मी दुनिया में वापसी करने के बाद यह उनकी पहली फिल्म है। टीवी के बगल वाली खिड़की में उस अभिनेता की ट्रॉफी लगी हुई थी जिसे उसने 25 साल की उम्र में जीता था। अब जब वह 30 साल का हो गया है तो पूरा मनोरंजन जगत सोच रहा है कि क्या उसके पास फिर से शीर्ष पर चढ़ने का मौका है। अभिनेता ने ढीला पायजामा पहना और मनोवैज्ञानिक को दरवाजे तक ले आया। मनोचिकित्सक ने कहा, अब आपकी हालत स्थिर है। भविष्य में आपको बार बार अपने घर आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद, अभिनेता ने मुस्कुराते हुए कहा। वह हमेशा से ही शांत और सहज रहे हैं, बिना किसी दिखावे के। मनोचिकित्सक ने अपनी जैकेट की जेब से एक घड़ी निकाली और उसे थमाते हुए कहा, यह वही घड़ी है जो तुम पहले मेरे क्लिनिक में छोड़ गए थे। अभिनेता ने अपनी घड़ी की ओर देखते हुए कहा, मुझे याद नहीं है। 2 शाम को अभिनेता ने एक फैशन डिनर में भाग लिया। 3 साल बाद कैमरे के सामने आए वह निस्संदेह इस रेड कारपेट का केंद्र बिंदु हैं। उन्होंने एक खूबसूरत काले रंग का सूट पहना था जिससे उनका लंबा और सीधा शरीर एकदम सही दिख रहा था, और जैसे ही वे रेड कारपेट पर आए सभी कैमरे, बड़े और छोटे, उनकी ओर तान दिए गए। कार्यक्रम रात 9 बजे तक खत्म नहीं हुआ। जैसे ही अभिनेता कार में बैठा उसने देखा कि सहायक का चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। क्या बात है? अभिनेता ने पूछा। सहायक ने सावधानी से उसे फोन थमाते हुए कहा, भाई रोन, इसे पढ़ने के बाद नाराज मत होना। 3 अभिनेता का नाम सुर्खियों में आया, लेकिन आज के रेड कारपेट इवेंट की वजह से नहीं, बल्कि इस खबर की वजह से कि एक प्रेम प्रसंग का खुलासा हुआ है। 1 घंटे पहले 18 लाइन स्टार ने वीबो पर एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में दोनों हाथ कसकर पकड़े हुए दिख रहे थे। 2 आदमियों के हाथ, बड़े हाथ में लाल धागे वाला प्लेटिनम ब्रेसलेट पहना हुआ है। अगर आप जूम इन करेंगे तो आप इस पर LR लिखा हुआ देख सकते हैं। यह अभिनेता के नाम का संक्षिप्त रूप है। अभिनेता कई मौकों पर इस चेन को लेकर आए हैं और प्रशंसकों ने इसे एक नज़र में पहचान लिया है। एक समय के लिए वीबो अभिनेता के प्रेम संबंधों के बारे में अटकलों से भर गया था। अभिनेता ने अपने एजेंट को फ़ोन किया और पूछा, क्या फ़ोटो पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने संपर्क किया है? संपर्क करें, हम स्थिति को नियंत्रित रखेंगे, इसकी चिंता न करें। नहीं, मैं उसे देखना चाहता हूँ। इस घटना से एजेंट इतना नाराज हुआ कि यह वाक्य सुनते ही वो वहीं भड़क गया। देखने में क्या अच्छा है? ऐसा नहीं है कि छोटा आदमी आपके नाम का उपयोग प्रचार करने के लिए करना चाहता है, या कोई प्रतियोगी है जो आपके साथ गड़बड़ करना चाहता है। क्या ये संभव है कि तस्वीर अभी भी असली हो? उस फोटो में जो व्यक्ति है वो वास्तव में मैं ही हूँ, अभिनेता ने बिना किसी हलचल के कहा। 4 एजेंट ने अभिनेता को नन्हे सितारे से संपर्क करने में मदद की और अगले दिन दोपहर में मिलने का समय तय किया। छोटी स्टार बहुत सुंदर, मासूम दिखती है, उसके शरीर पर विद्यार्थी भावना झलकती है, और जब वह अभिनेता को देखती है तो घबराहट में चाय की कुछ घूंटे ले लेती है। अभिनेता उसके सामने बैठ गए और सीधे पूछा, क्या फोटो में दूसरा व्यक्ति आप हैं? छोटा सितारा अचंभित रह गया। क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने ये तस्वीरें किसके साथ ली थीं? अभिनेता ने कहा, माफ़ कीजिए, मेरी कुछ यादें चली गईं, मुझे याद नहीं कि आप कौन हैं। छोटे सितारे ने झिझकते हुए थोड़ी देर बाद कहा, कोई बात नहीं, मैं इसे आपके लिए याद रख सकता हूँ, कहा और अभिनेता का हाथ पकड़ लिया। 5 अभिनेता के वापस जाने के बाद उन्होंने अपने एजेंट को बुलाया और कहा, आपको फोटो की परवाह करने की जरूरत नहीं है और आपको स्पष्टीकरण देने की भी जरूरत नहीं है। एजेंट भाग गया और फोन पर चिल्लाया, लियांग रोन, मुझे परवाह नहीं है कि पिछले 3 सालों में आपके साथ क्या हुआ, लेकिन अब आप आखिरकार वापस आ रहे हैं। मुंह से निकली बात बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप जानते हैं, अपने हाथों से अपना साइन मत तोड़ो। अभिनेता ने धैर्यपूर्वक उसे सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं नापना जानता हूँ। एजेंट ने कुछ गहरी सांसें लीं और पूछा, क्या आप सचमुच उस छोटे से सितारे के साथ एक जोड़े हैं? अभिनेता ने कोई जवाब नहीं दिया। पिछले 3 वर्षों की उनकी यादें बीच बीच में आती रहती हैं और टूटे हुए कैनवास की तरह एक साथ बंधी हुई हैं। अभिनेता ने फ़ोन रख दिया और सोफे पर बैठ गए। वेबो पर छोटे स्टार द्वारा पोस्ट की गई तस्वीर को लंबे समय तक घूरते रहे, कुछ अंशों को याद करने की कोशिश करते रहे, लेकिन यह हमेशा व्यर्थ रहा। उन्होंने मनोचिकित्सक को फ़ोन किया, लेकिन काफ़ी देर तक किसी ने जवाब नहीं दिया। अभिनेता खुद पर हंसा और वह बीमारी को ठीक करने में कामयाब रहा। अगर आप कुछ भूल जाते हैं तो आप उसे भूल सकते हैं। बड़ी बात यह है कि शुरुआत से शुरू करें। समूह फोटो कार्यक्रम 2 दिन और 1 रात तक चला और इस दौरान कोई हलचल नहीं हुई तथा अभिनेता और स्टार के बीच के रिश्ते को मंडली में स्वीकार कर लिया गया। जिस दिन नई फिल्म रिलीज हुई उस दिन अभिनेता शहर में फिल्म के प्रीमियर में शामिल हुए। अंत में उन्होंने भीड़ में एक मनोचिकित्सक को मास्क पहने देखा। मनोचिकित्सक की आंखें इतनी सुंदर हैं कि अभिनेता उसे दूर से ही पहचान सकता है।
अभिनेता ने अपने सहायक से उसे रोकने को कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं तुम्हें पहली पंक्ति के लिए टिकट दे सकता हूँ। मनोचिकित्सक मुस्कुराए और बोले, नहीं, जब मैं पीछे की पंक्ति में बैठता हूँ तो मैं इसे स्पष्ट रूप से देख सकता हूँ। आपने बहुत अच्छा काम किया। अभिनेता ने कहा, क्या आप थोड़ी देर के लिए फ्री हैं? चलिए साथ में खाना खाते हैं, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। मनोचिकित्सक ने कहा, हाँ। इस समय छोटे सितारे ने फोन किया और कहा कि वह साथ में खाना खाना चाहता है। अभिनेता थोड़ा कठिन है, मनोचिकित्सक ने समझदारी से कहा, तो अगली बार अपॉइंटमेंट ले लीजिए। अभिनेता ने कहा, ठीक है, पिछली बार जब मैंने आपके सेल फोन पर कॉल किया था तो मैं संपर्क नहीं कर सका था, क्या आपने अपना नंबर बदल दिया है? मनोचिकित्सक ने कहा, नहीं, उन कुछ दिनों में फोन खो गया था। 7 अगले दिन अभिनेता और अभिनेत्री की डिनर करते हुए तस्वीर सबसे ज्यादा सर्च की गई और रोमांस की पुष्टि हो गई। हालांकि अभिनेता खुद इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है। जब वो छोटे सितारे के साथ था तो उसे दिल की धड़कन का जरा भी एहसास नहीं हुआ। उसने जानबूझकर या अनजाने में कुछ शब्द कहे और छोटे सितारे के शब्दों की सच्चाई पर संदेह करने लगा। अभिनेता कुछ देर तक हिचकिचाया, फिर भी उसने मनोचिकित्सक को भोजन के लिए बाहर बुलाया। मनोचिकित्सक ने पूछा, तुम क्या खाओगे? अभिनेता ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और बोल पड़ा, रेड हॉल। दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी। क्या बात है, तुम्हें पसंद नहीं है तो घर बदल लो। नहीं, मुझे पसंद है। 8 अभिनेता काम से छुट्टी लेकर मनोवैज्ञानिक को लेने क्लिनिक गए थे। जैसे ही मनोचिकित्सक कार में बैठे उन्होंने कहा, बधाई हो। अभिनेता को समझ नहीं आया। मनोचिकित्सक ने अपना फोन हिलाया, प्रेमिका मिलने पर बधाई, मैंने आज वीबो पर बहुत कम चेक किया और सब कुछ देख लिया। अभिनेता मुस्कुराया। अभिनेता ने नेविगेशन में रेड पवेलियन शब्द डाला और नेविगेशन का अनुसरण करते हुए पाया कि यह एक क्रेफिश रेस्तरां था। अभिनेता अचंभित था, उसे नहीं पता था कि उसने ये दुकान क्यों चुनी, वो तो यहाँ आया भी नहीं था। 9 किसी बड़े स्टार का यहाँ डिनर के लिए आना हमेशा अनुचित होता है। मनोचिकित्सक ने उसकी झिझक देखी और कहा, क्यों न मैं अंदर जाकर एक कॉपी पैक कर लूँ और वापस खाने के लिए ले जाऊँ? अभिनेता ने कहा, हाँ। मनोचिकित्सक सामान पैक करने के लिए कार से बाहर निकल गया और अभिनेता ने कार को अस्थायी रूप से सड़क के किनारे पार्क कर दिया तथा उसी में बैठकर इंतजार करने लगा। दरवाजे पर खड़ी महिला बॉस ने मुस्कुराते हुए सामान पैक करते समय मनोचिकित्सक का अभिवादन किया, वह परिचित लग रही थी। जब मनोचिकित्सक कार में चढ़े तो अभिनेता को याद आया, यदि आप रात्रिभोज के लिए आमंत्रण स्वीकार कर लेते हैं तो यह आपके लिए दावत कैसे बन जाती है? मनोचिकित्सक ने संतुष्ट भाव से पैकिंग बॉक्स पकड़ा और कहा, सब ठीक है। 10 दोनों एक साथ अभिनेता के घर वापस गए और मनोचिकित्सक रसोई घर में गया, अलमारी खोली और चॉपस्टिक और कटोरे ले आया। अभिनेता रसोई के दरवाजे पर खड़ा होकर उसे आश्चर्य से देख रहा था। मनोचिकित्सक ने शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए बताया, आपके इलाज के दौरान आप अक्सर रात के खाने के लिए घर पर ही रहते थे। अभिनेता ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया और पूछा, क्या ये संभव है कि मेरी खोई हुई स्मृति का हिस्सा वापस आ जाएगा? मनोचिकित्सक ने अपने चॉपस्टिक की नोक को काटा और कुछ देर तक सोचा और कहा, यह संभव नहीं होना चाहिए और वापस न आना बेहतर है, अन्यथा ये काम बर्बाद नहीं होगा। अभिनेता कुछ खोया हुआ सा था। मनोचिकित्सक ने सांत्वना देते हुए कहा, अगर तुम्हें लाभ होगा तो तुम हारोगे भी, सौभाग्य से तुम्हारी समस्या ठीक हो गई है, अगर तुम कुछ याददाश्त खो देते हो तो क्या फर्क पड़ता है? 11 मनोचिकित्सक की आवाज़ बहुत कोमल थी और अभिनेता को बहुत सहज महसूस हुआ। वो 3 वर्षों से एक मनोचिकित्सक को जानता है और जब उसने पहली बार उपचार शुरू किया था तो वह लगभग हर दिन उसके पास आता था। अभिनेता को चुपचाप लेटकर उनकी बातें सुनना पसंद है। वो बहुत अच्छी आवाज़ में बोलते हैं और यह बहुत आसान है। हालांकि मानसिक बीमारी के कारण वो अक्सर अनजाने में सो जाते थे, कभी कुछ घंटों के लिए, कभी कभी कुछ दिनों के लिए। जब मैं उठा तो उसे अपने पास देखकर मुझे बहुत राहत महसूस हुई। 12 भोजन के बाद मनोवैज्ञानिक ने बर्तन धोने में मदद की। जाने से पहले अभिनेता ने उसे दरवाजे पर भेजा और पूछा, क्या तुम भविष्य में भी अक्सर मेरे पास आकर बात कर सकते हो? मनोचिकित्सक ने मुस्कुराते हुए एक तरफ छोटा सा गड्ढा दिखाया और कहा, हाँ, लेकिन मैं अभी भी प्रति घंटे के हिसाब से शुल्क लेता हूँ। अभिनेता ने भी हंसते हुए कहा, ठीक है। अगले कुछ समय तक अभिनेता उनके पास नहीं आए क्योंकि उन्हें फिल्मांकन के लिए जल्दी जाना था। सभी लोकेशन दृश्य पहाड़ों में हैं और जंगल दूर दराज के हैं। काम खत्म होने के बाद सभी कर्मचारी केवल पहाड़ की तलहटी में स्थित गेस्ट हाउस में रह सकते हैं, जो कि आसपास सबसे अच्छा है। एक रात खिड़की के बाहर गड़गड़ाहट और बिजली चमकने लगी और अभिनेता उठ खड़ा हुआ और 2 वैलियम निगल लिया, फिर भी बेचैन था। उन्होंने मनोचिकित्सक को बुलाया, माफ करना, मैं आपको इतनी देर से परेशान कर रहा हूँ। दूसरा व्यक्ति नींद में जाग गया था और उसकी आवाज़ थोड़ी कर्कश लग रही थी। उसने कहा, कोई बात नहीं, क्या बात है? बाहर बहुत तेज बिजली गिर रही है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ।
14। मनोचिकित्सक ने कहा, आप पहले प्रकाश को बंद करने का प्रयास करें। अच्छा, अभिनेता ने वैसा ही किया जैसा उसने कहा था। अपनी आंखें बंद करो और अपने शरीर को आराम दो। अभिनेता बिस्तर पर लेटा हुआ था, उसकी भौहें सिकुड़ी हुई थीं और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने मनोचिकित्सक को पूछते सुना, तुमने क्या देखा? कार, राजमार्ग, क्या तुम्हारी माँ यहाँ है? अस्तित्व? मनोचिकित्सक की आवाज़ कोमल थी। उसने कहा, डरो मत, सब ठीक है। सड़क पर कोई और कार नहीं है। तुम्हारी कार बहुत स्थिर चल रही है और तुम जल्दी ही घर पहुंच जाओगे। क्या मैं आपके लिए लोरी गाना चाहूंगा? अच्छा। 15। फोन के दूसरी ओर से धीमी आवाज में गाने की आवाज आए। ये बहुत पुराना गाना था। जब अभिनेता बच्चा था तो उसकी माँ उसे ये गाना गाकर सुनाया करती थी। उसने किसी को नहीं बताया कि उसे ये गाना पसंद है, लेकिन उसे लगा कि उसे मनोवैज्ञानिक से बात करनी चाहिए। मनोचिकित्सक ने अपनी माँ से अलग तरह से गाया। आवाज में स्त्रीउचित मिठास थोड़ी कम थी और कुछ अन्य भावनाएं जुड़ गई थीं। अभिनेता ये तो नहीं बता सकते कि यह कैसा लगता है, लेकिन उन्हें ये बहुत पसंद आता है। वो गाने के बीच में सो गया। 16। अगले दिन जब मैं उठा तो आसमान साफ हो चुका था और अभिनेता अभी भी अपना मोबाइल फोन हाथ में पकड़े हुए थे और उस पर बातचीत जारी थी। अभिनेता ने उसे अपने कान के पास लगाया और ध्यान से सुनने लगा। उसे दूसरे पक्ष की धीमी सांसें भी सुनाई देने लगीं। अभिनेता के मुंह पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी और फिर उन्होंने सावधानी से फोन रख दिया। हालांकि वो और जोर से लटकता है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। जब अभिनेता दिन के समय जंगल में फिल्मांकन कर रहे थे तब वो कक्षा में आए। तभी उसे याद आया कि उसका अभी भी एक बॉयफ्रेंड है जो कई दिनों से संपर्क में नहीं है। 17। फिल्म अभिनेता की वजह से छोटे सितारे हाल ही में घोषणाएं कर रहे हैं और कॉफी की स्थिति बढ़ रही है और पूरा व्यक्ति उज्ज्वल है। नन्हे स्टार ने अपने साथ एक प्यार भरा लंच लाया था और सेट पर मौजूद स्टाफ ईर्ष्या भरी नजरों से देख रहा था। अभिनेता ने लंच बॉक्स खोला, उसकी चॉपस्टिक्स हिली नहीं और जब आसपास कोई नहीं था तो उसने फुसफुसाकर छोटे स्टार से कहा, मैं गाजर नहीं खाता। छोटे सितारे ने गाजर फ्राइड राइस के पूरे डिब्बे को देखा, उसका चेहरा अजीब तरह से लाल हो गया। उसके बाद उस स्थान के अंत तक वह छोटा तारा फिर कभी नहीं आया। जब अभिनेता सेट पर आराम कर रहे थे तो उन्होंने इंटरनेट पर नन्हे सितारे के कई हालिया शो खोजे और पाया कि बच्चे में विविधता की भावना है, उसका दिमाग लचीला है और अन्य मेहमानों के साथ उसकी बातचीत दिलचस्प और स्वाभाविक है। अभिनेता ने मन ही मन सोचा, भूल जाओ, मदद कर पाना अच्छा रहेगा। 18। अभिनेता लगभग 1 महीने तक पहाड़ों में रहे, घर लौटे, जकूजी में आरामदायक गर्म स्नान किया, अपने कपड़े बदले और फिर एक मनोवैज्ञानिक से मिलने के लिए क्लिनिक गए। फ्रंट डेस्क पर बैठी 2 युवा लड़कियां उन्हें जानती थीं और उन्होंने उनसे कहा, डॉक्टर सॉम के पास अभी एक मरीज है, इसलिए कृपया विश्राम क्षेत्र में थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। अभिनेता ने कहा, हाँ, फिर मुड़कर 2 कदम चले, फिर मुड़कर पूछा, क्या आपके पास डॉक्टर सॉम के लिए कोई साथी है? छोटी लड़कियों ने एक दूसरे को देखा और फिल्म राजा को गपशप करते हुए बताया, हमें ऐसा ही लगता है। लंच ब्रेक के दौरान मैंने हमेशा डॉक्टर सॉम को किसी को पुकारते हुए सुना। उनकी आवाज़ बहुत ही चिकनी और टेढ़ी थी। अरे, वो उनका लक्ष्य होना चाहिए। उसे रेंजियाबाओ भी कहा जाता है। ऐसा अनुमान है कि दूसरा पक्ष उससे बहुत छोटा है, वह बहुत चिपचिपा है। लेकिन हाल ही में मैंने उसे फ़ोन पर बात करते नहीं सुना। मुझे नहीं पता कि मेरा ब्रेकअप हो गया है या नहीं। 19। अभिनेता विश्राम क्षेत्र में नर्म कुर्सी पर बैठ गया और प्रतीक्षा करने लगा तथा अपने मन में ये सोचता रहा कि फ्रंट डेस्क पर बैठी लड़कियों ने अभी क्या कहा था। मनोचिकित्सक बहुत ही सौम्य है और जब वह प्यार के बारे में बात करता है तो दूसरों का ख्याल रख सकता है। दूसरा व्यक्ति युवा है और उसके साथ बहुत खुश होगा। इस समय कार्यालय का दरवाज़ा खुला और मनोचिकित्सक अंदर से बाहर आया। वो अभिनेता को देखकर आश्चर्यचकित हुआ। तुम यहाँ क्यों हो? अभिनेता ने अपने पास रखे सामान से भरे एक बड़े बैग की ओर इशारा करते हुए कहा, मैं आपके लिए स्मृति चिन्ह लाने आया हूँ। ये सूखे बांस के अंकुर और जंगली सब्जियां हैं जो मैंने फिल्मांकन के दौरान पहाड़ों से खरीदी थीं। मनोचिकित्सक हंसे। थैली 20। अभिनेता ने पूछा, क्या आप खाना बनाना जानते हैं? मनोचिकित्सक ने सिर हिलाया और कहा, थोड़ा सा। क्या आप सूखे बांस के अंकुरों के साथ भुना हुआ सुअर का मांस चखना चाहेंगे? बेशक, अभिनेता ने हाँ कहा। वह कुछ देर तक क्लिनिक में रहा और जब मनोचिकित्सक काम से छुट्टी लेकर चला गया तो वे दोनों सुपरमार्केट में कुछ पोर्क बेली खरीदने चले गए। अभिनेता ने पूरे रास्ते मुखौटा पहना हुआ था, लेकिन उसके लिए अपने स्टार स्वभाव को छिपाना मुश्किल था और हमेशा वहां से गुजरने वाले लोग उसकी ओर देखते रहते थे। मनोचिकित्सक ने तुरंत जांच की और उसे घसीटते हुए पार्किंग स्थल तक ले गया। अभिनेता ने भोजन को ट्रंक में रख दिया और उस पर हंसते हुए कहा, जो लोग नहीं जानते वे सोच रहे थे कि हम धोखा कर रहे हैं। मनोचिकित्सक शर्मा गया। 21। मनोचिकित्सक शहर के केंद्र में एक साधारण 2 बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता है।
अभिनेता पहली बार आए थे और जब मनोचिकित्सक रसोई घर में व्यस्त थे तब वो अकेले ही घर में घूमते रहे। उन्होंने एक पुराने जमाने का डीवीडी प्लेयर देखा जिसके पास 1 दर्जन मूवी टेप थे जिनमें से एक दूसरे से अधिक परिचित था। अभिनेता ने उत्साहपूर्वक उसे उठाया और रसोई घर में चला गया। क्या तुम्हें भी ये फिल्में पसंद हैं? तुम बहुत बूढ़े हो गए हो। मनोचिकित्सक सूखे बांस के अंकुर काट रहा था और उसने उसके शब्द ओम सुने और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अभिनेता ने उत्साहपूर्वक कहा, जब मैं स्कूल में था तो मुझे ये फिल्में सबसे ज्यादा पसंद थीं। तब से मैं भविष्य में एक फिल्म अभिनेता बनना चाहता था। अभिनेता को ये जानकर आश्चर्य हुआ कि किसी के शौक भी उनके जैसे ही थे। 22 मनोचिकित्सक ने 3 व्यंजन और एक सूप बनाया। हालांकि स्वाद बाहर के रसोइये जितना अच्छा नहीं है, लेकिन यह बुरा भी नहीं है और यह फोटो सम्राट के स्वाद से मेल खाता है। इसे साबित करने के लिए अभिनेता ने चावल का कटोरा साफ किया और गर्व से कटोरे का निचला हिस्सा मनोवैज्ञानिक को दिखाया। यह व्यवहार बचकाना था और मनोचिकित्सक आश्चर्यचकित रह गया। अभिनेता को भी यह महसूस हुआ और वह शर्मिंदगी से मुस्कुराया और कहा, मैं परिचितों के सामने ऐसा ही हूँ, मुझ पर मत हंसो। मनोचिकित्सक ने बार बार अपना सिर हिलाया और कहा, ऐसा कैसे हुआ? अभिनेता ये सोचे बिना नहीं रह सका कि क्या उसकी पिछली वस्तु भी इसी तरह बचकानी थी। 23 अभिनेता की नई फिल्म को चीन में रिलीज हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है और बॉक्स ऑफिस पर इसकी कमाई दोगुनी हो गई है। उनकी लोकप्रियता भी काफी बढ़ गई है और अब तो ये 3 साल पहले के रुझान से भी आगे निकल गई है। एक प्रसिद्ध मीडिया उनसे व्यक्तिगत साक्षात्कार लेना चाहता था और एजेंट ने इसमें उनकी मदद की। साक्षात्कार के दौरान मैंने स्वाभाविक रूप से उनसे उस कार दुर्घटना के बारे में पूछा जिसके कारण 3 साल पहले वे अचानक गायब हो गए थे। क्या चोट गंभीर है? मेजबान ने पूछा। अभिनेता कुर्सी पर पीछे झुक गए और शांति से कहा, सौभाग्य से ये सभी मामूली चोटें हैं, लेकिन उन्हें मानसिक रूप से उत्तेजित किया गया है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा हूँ। मेजबान ने फिर पूछा, मैंने सुना है कि जब आप 16 वर्ष की थीं तो आपकी कार दुर्घटना हुई थी? अभिनेता दंग रह गया, उसे उम्मीद नहीं थी कि मेजबान को ये बात पता होगी। वो सीधा बैठ गया, उसके हाथ अनजाने में उसके पैरों पर कस गए। हाँ, मेरी माँ उस कार दुर्घटना में मर गई। 24 साक्षात्कार के बाद अभिनेता अकेले ही कब्रिस्तान चले गए। मैं एक कब्र के पास गया और अपने पैरों को क्रॉस करके बैठ गया। कब्र के पत्थर पर एक युवा महिला की तस्वीर लगी थी। उसने कहा, माँ, अब मैं ठीक हूँ। मैं एक बहुत शक्तिशाली मनोचिकित्सक से मिला और उन्होंने मेरी बीमारी ठीक कर दी। उसे दोबारा वापस नहीं आना चाहिए। 25 साक्षात्कार की फीचर फिल्म जल्द ही सामने आ गई और उस दिन वेबो पर गर्मागर्म चर्चाओं की एक श्रृंखला शुरू हो गई। प्रशंसकों और राहगीरों ने फिल्म सम्राट के दुखद अनुभव के प्रति सहानुभूति व्यक्त की। दुर्घटना के 16 वर्षीय अभिनेता ने पहले कभी बाहरी लोगों से इसका जिक्र नहीं किया था, हालांकि उसने इसे जाने देने का फैसला किया है, लेकिन जब भी इसे सबके सामने नग्न रूप में पेश किया जाता है और इस पर बात की जाती है तो उसे सीने में जकड़न और सांस फूलने लगती है। इसी समय मनोचिकित्सक ने फोन किया। उन्होंने कहा, मैंने साक्षात्कार देखा, क्या आप आराम करना चाहेंगे? क्या आप काम पर नहीं हैं? आज मरीज ज्यादा नहीं है? 26 अभिनेता मनोचिकित्सक को बिना किसी उद्देश्य के घुमाता रहा और अंततः सीधे पहाड़ पर जा पहुंचा। दोनों पहाड़ी नदी पर चढ़ते चले गए। अभिनेता ने कहा, जब मैं हाई स्कूल में था तो मैं यहाँ पहाड़ों पर चढ़ने के लिए आता था और कभी कभी अपने दोस्तों को बारबेक्यू के लिए भी ले जाता था। अभिनेता ने मनोचिकित्सक की ओर देखा और पूछा, क्या मैंने आपको 16 वर्ष की आयु से पहले की बातें बताई हैं? मनोचिकित्सक मुस्कुराए और सिर हिलाया। अभिनेता ने अपना सिर पीटते हुए कहा, मैं मूर्ख हूँ, उसने तुम्हें बता दिया होगा। कोई बात नहीं, आप इसे फिर से कह सकते हैं। 27 अभिनेता का मानना है कि मनोवैज्ञानिक एक जादुई पेशा है और वह लोगों को बिना जाने ही अपनी बात कहने के लिए प्रेरित कर सकता है। उसने बहुत कुछ बताया कि जब वो स्कूल में था तो कितना भोला था और उसकी माँ कितनी अच्छी थी। मनोचिकित्सक चुपचाप सुन रहा था, उसकी आंखों में गर्म रोशनी चमक रही थी। अभिनेता का दिल कांप उठा और उसकी छाती थोड़ी सी ऊपर उठ गई। उसने बात करना बंद कर दिया और आगे नहीं बोला। वे दोनों चुपचाप बहुत खड़ी पत्थर की सीढ़ियां चढ़ गए। मनोचिकित्सक चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा था और अभिनेता ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथ की हथेली छूने में बहुत मुलायम थी और अभिनेता ने जैसे ही उसे पकड़ा वह उसे छोड़ना भूल गया। जब तक उसे उससे दूर नहीं ले जाया गया उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। 28 अभिनेता ने घबराहट में अपने होंठ चाटे और पूछा, क्या आपको कोई पसंद है? मनोचिकित्सक ने अपने पैरों के नीचे सड़क की ओर देखा और कहा, मैं गया था। अभिनेता का दिल बैठ गया और फिर वो फिर से खुश हो गया। क्या आपने कभी ऐसा किया है? अब क्या? दूसरे पक्ष ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब अभिनेता ने सोचा कि वह उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर सकता तो उसने मनोवैज्ञानिक को बहुत धीमी आवाज में ये कहते सुना, वह चला गया है, क्षमा मांगना। अभिनेता ने इस पर खेद जताया, उन्हें इसका जिक्र नहीं करना चाहिए था।
जब उसने मनोवैज्ञानिक की तेजी से लाल होती आंखें देखीं तो उसे असहज महसूस हुआ। पहाड़ से नीचे आने के बाद अभिनेता ने उस व्यक्ति को वापस घर भेज दिया और वे दोनों पूरे रास्ते अवाक रहे। जब मनोचिकित्सक कार से उतरे तो अभिनेता ने उन्हें गले लगा लिया और कहा, यदि आप खुश नहीं हैं तो आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं, जैसे आप मेरे साथ जाते थे। मनोचिकित्सक ने अनिच्छा से मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, मैं एक पेशेवर मनोचिकित्सक हूं और मैं खुद को समायोजित कर लूंगा। 30 पहली बार अभिनेता का दिल किसी व्यक्ति के लिए उमड़ पड़ा है। घर लौटने के बाद उन्होंने मनोचिकित्सक के दोस्तों के शकल को खोला, लेकिन दूसरी पार्टी आधे साल से दिखाई दे रही थी और पिछले आधे साल में गतिशीलता खाली थी। अभिनेता ने कमजोरी से अपनी आंखें बंद कर लीं और उसने स्वीकार किया कि मनोचिकित्सक के विरुद्ध उसके कुछ और ही इरादे थे। वो उसके बारे में अधिक जानना चाहता है, उसे दर्द से उबारना चाहता है और यदि संभव हो तो वह चाहता है कि दूसरा व्यक्ति भी उसे पसंद करे। 31 अभिनेता ने मनोचिकित्सक के पास जाना शुरू कर दिया, उससे खाने के लिए कहा और उसे आराम करने के लिए बाहर जाने को कहा। जब तक मनोचिकित्सक विशेष रूप से व्यस्त न हो, वो उसे देखने के लिए आएगा। सप्ताहांत में अभिनेता पुनः मनोवैज्ञानिक के घर गया और पाया कि वो कंप्यूटर के सामने बैठकर फिल्म देख रहा है। ये 7 या 8 साल पहले की फिल्म थी और अभिनेता ने एक ही नज़र में इसे पहचान लिया, क्योंकि इसमें एक हाई स्कूल का छात्र था और वह उस समय कॉलेज में था। अभिनेता को आश्चर्य हुआ, आप इसे क्यों देख रहे हैं? मनोचिकित्सक ने अपना सिर उठाया और आंखों में मुस्कान के साथ पूछा, क्या आप इसे साथ में देखना चाहेंगे? अभिनेता ने वास्तव में अपने दिल में इसे अस्वीकार कर दिया। ये बड़े पर्दे पर उनका पहला काम था। एक छात्र के सिर के साथ उसकी त्वचा काली थी और वह सीधे देखने के लिए थोड़ा असहनीय लग रहा था। 32 लेकिन वो मनोचिकित्सक को मना नहीं कर सका, इसलिए उसे उसके पास बैठना पड़ा और उसके साथ चलना पड़ा। उस समय अभिनेता का अभिनय कौशल अभी भी अपेक्षाकृत युवा था और उन्होंने एक किशोर विद्रोही किशोर की भूमिका निभाई। यह अपरिहार्य था कि वह थोड़ा मूर्ख होगा। अभिनेता ने शर्म से अपनी आंखें ढक लीं। यह अभिनय बहुत बुरा था। मुझे लगता है कि यह अच्छा है। मनोचिकित्सक ने स्क्रीन को गंभीरता से देखा, दूर जाने में अनिच्छुक। ऐसा लगता है कि आप 16 साल के थे। अभिनेता एक क्षण के लिए अचंभित रह गए, फिर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए सिर हिलाया और कहा, शायद ऐसा ही है। 33 अभिनेता को महसूस हुआ कि उसके और मनोचिकित्सक के बीच की दूरी कम होती जा रही है और वो बहुत संतुष्ट था। वार्षिक फिल्म महोत्सव शुरू हुआ और अभिनेता का नाम एक बार फिर उम्मीदवारों में से एक के रूप में बड़े पर्दे पर दिखाई दिया। संगीत की ध्वनि के बीच पुरस्कार प्रदान करने वाले अतिथियों के भाषण गूंजे। 3 साल पहले एक कार दुर्घटना के कारण उन्होंने फिल्म उद्योग से संन्यास ले लिया था। 3 साल बाद वे वापस लौटे। उनके पहले काम ने हमें उनके असाधारण अभिनय कौशल और ताकत से परिचित कराया। आइए हम लियांग रोन को बधाई दें। सूट और चमड़े के जूते पहने अभिनेता पोडियम पर पहुंचे। जब उन्होंने ट्रॉफी हाथ में लेकर आभार व्यक्त किया तो उन्होंने रिहर्सल लाइन के बाद कई बार एक वाक्य जोड़ा, मैं अपने मनोचिकित्सक सोंग निंग को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरे जीवन के सबसे कठिन 3 वर्षों में मेरा साथ दिया। 34 पुरस्कार वितरण समारोह समाप्त होने के बाद एक जश्न का आयोजन किया गया और एक के बाद एक अभिनेताओं को टोस्ट किया गया तथा फूल दिए गए। वो आज अच्छे मूड में था और वह हमेशा अच्छे मूड में रहता था। सहायक ने उन्हें कार में बिठाने में मदद की और ड्राइवर को आदेश दिया कि वो उन लोगों को घर पहुंचा दे। हालांकि जब वो आधी दूरी तक गाड़ी चला चुके थे तो पीछे की पंक्ति में लेटे अभिनेता ने अचानक आवाज लगाई, जिससे ड्राइवर को अस्थायी रूप से दिशा बदलनी पड़ी। 35 अभिनेता ने दरवाजे की चौखट का सहारा लिया और मनोवैज्ञानिक के घर की घंटी बजाई। मनोचिकित्सक को आने और दरवाजा खोलने में काफी समय लगा और लोगों को आते देख वो आश्चर्यचकित हो गया। तुम यहाँ क्यों हो? क्या तुम्हें जश्न नहीं मनाना चाहिए? अभिनेता ने पीछे से मुट्ठी भर नीले हाइड्रेंजिया के फूल निकाले, जैसे कोई खजाना पेश कर रहे हों, और उसकी ओर मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए कहा, ये तुम्हें दे दूंगा। अगले ही पल बिना किसी चेतावनी के मनोचिकित्सक की आंखों से आंसू बहने लगे। अभिनेता का सिर अचानक शांत हो गया। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या बात है? क्या आपको ये पसंद नहीं है? मनोचिकित्सक ने अपना सिर हिलाया और सिर हिलाया। मुझे ये पसंद है, मुझे ये बहुत पसंद है। अभिनेता का दिल नर्म हो गया। उस समय उसके पास सोचने का समय नहीं था, इसलिए उसने फूल को जमीन पर फेंक दिया, फिर मनोचिकित्सक का चेहरा पकड़कर उसे चूम लिया। अभिनेता का मानना है कि कुछ लोग चुंबन के लिए जन्म से ही उपयुक्त होते हैं, जैसे वो और एक मनोचिकित्सक। जब उनके होंठ और जीभ एक दूसरे से टकराते थे तो प्रतिक्रिया सहज प्रतीत होती थी। अगले दिन जब वह उठा तो अभिनेता का सिर दर्द कर रहा था, जैसे उसे पीटा गया हो। उसने उसे रगड़ने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन उसने अपनी बाहों में एक धीमी कराह सुनी। अभिनेता ने अपनी आंखें खोली और ध्यान से देखा। अचानक उसकी पूरी भौहें मुस्कुराहट से भर गईं।
मनोचिकित्सक अभी तक नहीं जागा है, वो आज्ञाकारी ढंग से उसकी छाती पर लेटा हुआ है, उसके मुलायम बाल उसकी त्वचा पर रगड़ खा रहे हैं, जिससे उसे पहले से संतुष्टि का एहसास हो रहा है। ऐसा नहीं था कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। दिल की गहराइयों में उसे लगा कि ऐसा दृश्य कभी हुआ था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था। 37 मनोचिकित्सक ने अपनी आंखें खोली, उनके चेहरे पर हल्की लाली थी। कल आप नशे में थे। नशे में नहीं, अभिनेता ने दृढ़ता से कहा, मुझे याद है, मैंने तुम्हें चूमा था। मनोचिकित्सक शर्मा गया और उछलकर नहाने के लिए भाग गया। अभिनेता को ऐसा महसूस हुआ कि उनके सीने में हैप्पीनेस नाम का एक गुलाबी बुलबुला है, जो तेजी से फैल रहा है। वह अपने मुंह के कोनों को सिकोड़ने और हंसने से खुद को नहीं रोक सका। एक 30 वर्षीय व्यक्ति इस समय एक 16 या 17 वर्षीय बालों वाले लड़के की तरह है। मनोवैज्ञानिक को बाथरूम से बाहर आने में काफी समय लगा। अभिनेता अस्तव्यस्त बालों के साथ बिस्तर पर बैठ गया और उससे कहा, अनिल, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या मैं तुम्हारा पीछा कर सकता हूँ? मनोचिकित्सक ने अपना होंठ काटा और उसे सीधे उत्तर नहीं दिया। देर हो रही है, मुझे क्लिनिक में काम पर जाना है। अभिनेता का दिल ठंडा हो गया था। 38 जब कई दिनों तक दोनों ने उनसे संपर्क नहीं किया तो अभिनेता को पता चला कि मनोचिकित्सक उनसे छिप रहा है। अभिनेता ने किसी का पीछा नहीं किया था और उसे ये भी नहीं पता था कि आगे क्या करना है। वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकता है कि मनोचिकित्सक के मन में उसके लिए भावनाएं हैं, और जब उसने उस दिन उसे चूमा तो दूसरा व्यक्ति भी उसके जितना ही भावुक हो गया था। ऐसे में उसे क्यों नकार दिया जाए, उसे समझ में नहीं आया। 39 अपनी खराब मानसिक स्थिति के आधार पर अभिनेता ने घर पर ही अपनी भावनात्मक चोट का चुपचाप इलाज करने के लिए कुछ गतिविधियों को अंजाम दिया। खाली समय में टीवी चालू करते समय मेरी नज़र एक टीवी सीरीज के ट्रेलर पर पड़ी और उसमें मौजूद पुरुष कलाकार बहुत परिचित था। अभिनेता ने कुछ देर सोचा और नन्हे सितारे का फ़ोन नंबर डायल कर दिया। दोनों ने वही मुलाकात तय की जहां वे पहली बार मिले थे। 40 जब छोटा सितारा प्रकट हुआ तो उसका स्वभाव पहले से स्पष्टतः भिन्न था। वह पहले से ही अच्छा दिखने वाला और मीठा मुस्कुराने वाला था। उसने अभिनेता के साथ अपने पिछले घोटालों के माध्यम से बहुत ध्यान आकर्षित किया और अब उसका करियर पूरे जोरों पर है। अभिनेता ने उन्हें चाय का कप बनाने में मदद की और सहजता से पूछा, आप कैसे हैं? छोटे सितारे ने कहा, बहुत अच्छा। अभिनेता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आप बाद में खुद जा सकते हैं। छोटे स्टार को पता था कि अभिनेता को बहुत पहले ही इसका अंदाजा लगा लेना चाहिए था और उन्होंने हकलाते हुए समझाया, मेरा आपसे झूठ बोलने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो बस थोड़ा सा प्रचार करना चाहता था। अप्रत्याशित रूप से मेरी मुलाकात एक ऐसे अभिनेता से हुई जिसे कुछ भी याद नहीं था। 41 अभिनेता ने फिर उसके साथ घूमना बंद कर दिया और पूछा, वह चित्र कहाँ से आया? छोटे स्टार ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। उसने अपने बैग से मोबाइल फ़ोन निकाला और कहा, मुझे ये कॉफ़ी शॉप में मिला था। अभिनेता ने फ़ोन उठाया, फ़ोन चालू करना चाहा तो पाया कि बिजली नहीं थी। उन्होंने पूछा, क्या यहाँ कोई अन्य तस्वीरें हैं? हाँ, बहुत सारे हैं। छोटे सितारे ने कहा, चिंता मत करो, मैंने इसे किसी को नहीं दिखाया है। 42 अभिनेता अपना मोबाइल फ़ोन घर ले गए और उसे चार्ज किया। जैसे ही मैंने एल्बम खोला, मेरी सांस रुक गई। फ़ोन पर मौजूद पूरी एल्बम का आधा हिस्सा मेरी और एक अन्य व्यक्ति की तस्वीर है। कुछ लोगों ने एक पहाड़ पर चढ़कर साथ में बारबेक्यू किया, साथ में रोलर कोस्टर की सवारी की और साथ में आतिशबाजी भी की। दर्शाई गई सभी तारीखें 3 वर्ष पहले हुई कार दुर्घटना के बाद की हैं। फोटो में अभिनेता मूर्खतापूर्ण ढंग से हंस रहा है। उसने हुडी और स्वेटर पहन रखा है, जिसे उसने कई वर्षों से नहीं पहना था। दूसरा व्यक्ति अब तक ज्यादा नहीं बदला है। वह अभिनेता की बाहों में झुका हुआ है और खुशी से मुस्कुरा रहा है, तथा उसने अपनी कलाई पर वह घड़ी पहन रखी है जो उसने पिछली बार अभिनेता को लौटाई थी। वह आदमी एक मनोवैज्ञानिक है। अभिनेता के हाथ अनियंत्रित रूप से हिंसक रूप से कांपने लगे। उन्होंने इस फोन पर वीचैट पर क्लिक किया, जिससे पता चला कि अकाउंट किसी अन्य डिवाइस पर लॉग इन किया गया है। बीच में लटके अवतार और खाता संख्या से अभिनेता को स्पष्ट रूप से पता चल गया कि यह मोबाइल फोन वही है जो मनोवैज्ञानिक ने पहले खो दिया था। उसका दिल इतनी तेजी से कभी नहीं धड़का था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बाहर आने वाला है। वह पागलों की तरह घर में खोजबीन करने लगा और उसे अवचेतन रूप से यकीन हो गया कि कहीं न कहीं और सुराग अवश्य होंगे। 43 उन्हें अध्ययन कक्ष में एक डायरी मिली जिसके आसमानी नीले कवर पर उनका नाम लियांग रोंग लिखा हुआ था। अभिनेता को बचपन से ही डायरी लिखने की आदत थी और यह आदत 16 वर्ष की आयु तक बनी रही, जब उनकी मां का निधन हो गया। इसके बाद उन्होंने उस डायरी को कभी नहीं छुआ। हालांकि वर्तमान डायरी स्पष्ट रूप से 16 वर्ष की आयु से पहले नहीं छोड़ी गई है और डायरी की शुरुआत की तारीख भी 3 साल पहले की है। 44 10 सितंबर 2016 मेरी मुलाकात सोंग निंग नामक एक बड़े भाई से हुई जो मेरे पारिवारिक डॉक्टर थे। वो 26 साल का है, मुझसे 10 साल बड़ा है, लेकिन वह मेरे जैसा नहीं दिखता। उसकी आंखें बहुत सुंदर हैं।
5 अक्टूबर 2016 सोंगनिंग हर रोज़ मेरे घर आता था। मैंने उससे पूछा कि वह क्यों आता है। उसने कहा कि मेरी माँ ने उसे मेरे साथ आने के लिए कहा है। मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई, लेकिन सोंगनिंग ने मुझे बताया कि वह एक व्यापारिक यात्रा पर गई हुई हैं और कुछ समय बाद वापस नहीं आ पाएंगी। 1 दिसंबर 2016 सोंगनिंग मेरे लिए बहुत सी दवाइयाँ लिखते हैं। मुझे उन्हें लेना पसंद नहीं है। उन दवाओं से मुझे नींद आ जाएगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और सिर्फ दवा से ही ठीक हो सकता है। जब वे बोलते थे तो उनका अंदाज मेरी माँ जैसा होता था, इसलिए मुझे उनकी बात माननी पड़ती थी। 28 जनवरी 2017 सोंगनिंग नए साल की पूर्व संध्या पर मेरे साथ आई थी। हम सिर्फ 2 लोग थे, इसलिए हम अकेले थे। हमने कुछ पकौड़े बनाए, हर व्यक्ति के लिए एक। सच कहूं तो ये बहुत स्वादिष्ट नहीं था। सोंगनिंग ने कहा कि उसने हाल ही में खाना बनाना सीखना शुरू किया है। मैं समझ सकता हूं। 17 मार्च 2017 उसने खाना पकाने में सुधार किया है। 29 मई 2017 लगता है मेरे साथ कुछ गड़बड़ है। हाल ही में मैं उसे चुपके से देखने से खुद को रोक नहीं पाता हूं और रात को सोते समय भी उसके सपने देखता हूं। वो बहुत अच्छा दिखता है। 13 जून 2017 फिर से उसका सपना देख रहा हूं। आधी रात को अपना अंडरवियर धोने के लिए उठ गया। 6 जुलाई 2017 आखिरकार मुझे उसे पसंद नहीं करना चाहिए। 31 अगस्त 2017 मैंने कबूल किया कि वह मुझसे बहुत डर गया था। मुझे इतना लापरवाह नहीं होना चाहिए था। 10 सितंबर 2017 उसने मुझसे वादा किया था। मैं बहुत खुश हूँ। मैंने उसे चूमा। उसके होंठ बहुत मुलायम हैं, लगभग उम्मीद के मुताबिक। हे भगवान। 5 नवंबर 2017 एनिंग बहुत प्यारा है। वह सोने के लिए मेरी बाहों में झुक गया। वह मुझसे 10 साल बड़ा नहीं था। उसका चेहरा बहुत कोमल था। 26 दिसंबर 2017 मैंने उसे एक घड़ी दी और कहा कि यह हमारे बीच प्रेम की निशानी है और मैं इसे भविष्य में नहीं उतार सकता। उन्होंने कहा हाँ। 16 फरवरी 2018 मुझे नींद आने की समस्या बहुत आम है। मुझे लगता है कि यह उन दवाओं का साइड इफेक्ट है। कल मैं चुपके से 2 गोलियां लेना भूल गया, लेकिन एनिंग ने मुझे खोज लिया। उसने मेरी हत्या कर दी। वो बहुत प्यारा और भयंकर है। 19 मार्च 2018 आज मैं अनिंग के साथ खेल के मैदान में गया। उसने कहा कि वसंत में बहुत सारे पराग होते हैं और मैं एक मुखौटा पहनता हूँ। मुझे वास्तव में इसे पहनना पसंद नहीं है। मैंने मुखौटा उतार दिया और रोलर कोस्टर की सवारी करते हुए उसे चूमा। उसके कान शर्म से लाल हो गए थे। 8 अप्रैल 2018 आज दिन में मैं बहुत देर तक सोया रहा। जब मैं उठा तो मुझे खाना खाना था। वो मुझे क्रेफिश खाने ले गया। उसे ये दुकान बहुत पसंद आई। 12 मई 2018 मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं हर दिन उसके साथ रहना चाहती हूँ और उससे अलग नहीं होना चाहती। 22 जून 2018 मैं अधिक से अधिक समय तक सोता रहा हूँ और हर बार जब जागता हूँ तो पाता हूँ कि कई दिन बीत गए हैं। मैंने अनिंग से पूछा कि क्या मुझे नार्कोलेप्सी है। उसने कहा नहीं, लेकिन उसने मुझे कारण बताने से मना कर दिया। 8 जुलाई 2018 एनिंग मुझसे कुछ छिपा रहा था। जब वो मुझसे बात कर रहा था तो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह मेरी आंखों में देखे। 18 जुलाई 2018 आज मैंने उसे हाइड्रेंजिया का एक गुलदस्ता दिया और उसने कहा कि यह उसका पसंदीदा फूल है। मैंने कहा कि जब मैं उससे शादी का प्रस्ताव रखूंगी तो मैं उसे हाइड्रेंजिया भी दूंगी और उसने खुशी से हाँ कहा। मैंने देखा कि उसकी आंखें लाल हैं। अरे, यह अच्छा होगा यदि आप 16 वर्ष की उम्र में शादी कर सकें। भूल जाओ, मैं कुछ और साल इंतजार करूंगा। 30 अगस्त 2018 मैंने अनिंग के कार्यालय में निदान रिपोर्ट देखी। ऐसा कैसे? ये हास्यास्पद है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। 1 सितंबर 2018 मुझे विश्वास नहीं होता। मैं बीमार नहीं हूँ। 12 सितंबर 2018 मैं बीमार नहीं हूँ। मैं स्पष्ट रूप से 16 साल का हूँ। 30 सितंबर 2018 मैं अगले आधे महीने तक सोता रहा। मुझे बहुत सी बातें याद नहीं रहती और मेरी याददाश्त धुंधली होती जा रही है। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? अनिंग ने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों? 31 अक्टूबर 2018 मैं लगभग 1 महीने से वापस नहीं आया हूँ और इस बार शायद मैं केवल कुछ घंटों के लिए ही वापस आऊँगा। अनिंग, मुझे बहुत डर लग रहा है। 28 दिसंबर 2018 मैं नहीं जाना चाहता। 14 फरवरी 2019 आज वैलेंटाइन दिवस है। मैं वापस आया और उसे देखने के लिए उसके क्लिनिक में गया। मैं सचमुच नहीं जाना चाहता। मेरे जाने के बाद अनिंग को क्या करना चाहिए? क्या वो भविष्य में मुझे भूल जाएगा? 18 अप्रैल 2019 उसने मुझसे कबूल किया। मुझे पता था कि मैं इस शरीर में नहीं रह सकती। हम गले मिले और बहुत देर तक रोए और मैंने उसे बार बार मुझसे प्यार करने और माफ़ी मांगने के लिए कहते सुना। अनीम, इसमें माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। हमेशा तुमसे प्यार करूंगा। 30 जून 2019 में जा रहा हूँ। यह आखिरी बार है जब मैं 16 साल पुरानी यादों के साथ इस दुनिया में रहूंगा। मैं अनिंग से कहता था कि तुम मुझसे 10 साल बड़े हो। भविष्य में अगर तुम बूढ़े हो गए और मैं बूढ़ा नहीं हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए? जब तुम जाओ तो मुझे अपने साथ ले जाना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अंत में जो सबसे पहले चला जाएगा वह मैं ही हूँ।
मुझे नहीं पता कि 30 साल की उम्र में मैं किस तरह का इंसान था। मैंने सुना था कि मैं एक अभिनेता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना अच्छा बनूंगा, लेकिन चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, मुझे उम्मीद है कि वह मेरे लिए एनिन की अच्छी देखभाल कर सकेगा और उससे सबसे अच्छा प्यार कर सकेगा। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अनिन। अलविदा, अनिन। पहले लेख का अंत। यादें 1। सोंग निन की पहली मुलाकात लियांग रोंग से 3 साल पहले हुई थी। उस समय उन्होंने विदेश से मनोविज्ञान में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। चीन लौटने के बाद उन्होंने एक निजी क्लिनिक में मनोवैज्ञानिक के तौर पर काम करना शुरू किया। लियांग रोंग के दफ्तर में कदम रखने से ठीक पहले वो मछली को हिला रहा था और वीबो पर ब्रश कर रहा था। उसने खबर देखी कि अभिनेता एक कार दुर्घटना में घायल हो गया है और अस्थायी रूप से फिल्मी दुनिया से दूर हो गया है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, उसे अभिनेता का देवता दिखाई दिया। अभिनेता जो केवल 27 वर्ष का था, लंबा और सुरुचिपूर्ण था। हालांकि उसका चेहरा पीला था, लेकिन इससे पूरे व्यक्ति के स्वभाव पर कोई असर नहीं पड़ा। वो सोंग निन के सामने सोफे पर चला गया और अपने हाथों को पैरों पर मोड़कर बैठ गया। उसका भाव शांत था। नमस्ते, मेरा नाम लियांग रोंग है। सोंग निन ने अचंभे से उबरते हुए जल्दी से स्क्रीन लॉक किया, खड़े हुए और कहा, ओह, मुझे पता है, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? 2 डॉक्टर हॉन ने मेरा परिचय कराया। उन्होंने कहा कि आप उनके गौरवशाली छात्र हैं, लियांग रोंग ने कहा। सोंग निन कुर्सी पर वापस बैठ गए और विनम्रता से कहा, वह एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं और उनके द्वारा प्रशिक्षित प्रत्येक छात्र उत्कृष्ट है। उन्होंने कहा कि आप जानते हैं कि विभाजित व्यक्तित्व का इलाज कैसे किया जाता है। सोंग निन ने कहा, हाँ, जब मैं विदेश में था तो मैं दोहरे व्यक्तित्व वाली एक मरीज के संपर्क में आया। वह 70 के दशक की एक बूढ़ी महिला थी। उसका व्यक्तित्व 70 और 17 वर्ष की उम्र के बीच आगे पीछे होता रहा। पहले उसका परिवार हमें चाहता था। उसके दूसरे व्यक्तित्व को खत्म करने के लिए मैंने उसकी स्थिति के आधार पर 3 साल की मनोवैज्ञानिक उपचार योजना तैयार की। प्रक्रिया सुचारू रूप से चली, लेकिन फिर उसके परिवार ने स्वेच्छा से हार मान ली। क्यों? सोंग निंग ने अपना मुंह सिकोड़ते हुए कहा, क्योंकि उन्होंने पाया कि एक व्यक्ति की बुढ़ापे में भी एक युवा आत्मा हो सकती है, जो वास्तव में एक बहुत ही खुशी की बात है। लियांग रोंग ने सिर हिलाकर कहा, मेरे पास भी एक युवा आत्मा है, लेकिन मुझे आशा है कि आप उसे मारने में मदद कर सकते हैं। 3 सोंग निंग हैरान रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियांग रोंग इतने भयंकर शब्दों का इस्तेमाल करेगा। वो उठे और लियांग रोंग को एक गिलास पानी पिलाया और पूछा, क्या तुम मुझे इसके बारे में और बता सकते हो? लियांग रोंग की 10 उंगलियां थोड़ी सी मुड़ी हुई थीं और उसने एक गहरी सांस ली। जब मैं 16 साल का था, मैं अपनी मां के साथ अपने गृहनगर वापस गया और राजमार्ग पर एक बड़े ट्रक को पीछे से टक्कर मार दी। मैं और ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गए और मेरी मां की मौके पर ही मौत हो गई। मैं 3 दिन तक गहन चिकित्सा इकाई में रहा और आखिरकार जब होश आया तो पता चला कि मेरी मां अब इस दुनिया में नहीं रही। मैं बहुत परेशान हो गया और फिर से बेहोश हो गया। अगले कुछ महीनों तक मैं हर दिन उलझन में रहता था और मेरी याददाश्त कभी भी सुसंगत नहीं हो पाती थी। पहले पल मैं वार्ड में बैठकर टीवी देख रहा था और अगले ही पल मैं बगीचे में दिखाई दे रहा था। मेरे दादाजी मुझे इलाज के लिए एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक की तलाश में विदेश ले गए, जो आपके गुरु डॉक्टर हॉन हैं। उन्होंने कहा कि कार दुर्घटना के बाद वास्तविकता को स्वीकार करने की मेरी अनिच्छा के कारण मेरा व्यक्तित्व विभाजित हो गया। कार दुर्घटना से पहले विभाजित व्यक्तित्व की याद हमेशा बनी रहेगी। मैंने उनसे 1 वर्ष तक उपचार लिया और मेरी मानसिकता धीरे धीरे बदल गई। अंततः उस व्यक्तित्व का दमन हो गया। अब 10 साल हो गए हैं और वो इन 10 सालों में तब तक नहीं दिखा जब तक पिछले महीने कार दुर्घटना तक, सोंग निंग ने अचानक कहा और उसे ले लिया। हाँ, ये कार दुर्घटना गंभीर नहीं थी, लेकिन इसने मुझे फिर से परेशान कर दिया और वह वापस आ गया। मैं इस महीने में केवल 2 दिनों के लिए अस्तित्व में था और बाकी समय मेरा नहीं था। मेरा शरीर लगभग उसके नियंत्रण में था। 4 यह एक विशिष्ट तनाव प्रकार व्यक्तित्व विभाजन है। सोंग निंग ने ऐसे कुछ मामले देखे हैं और वह इसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त हैं। उन्होंने कुछ और विशिष्ट प्रश्न पूछे और उन्हें एक एक करके नोटबुक में लिख लिया, और संभवतः उन्होंने अपने मन में एक प्रारंभिक योजना बना ली थी। सोंग निंग ने पूछा, क्या आपके लिए हर दिन क्लिनिक आना सुविधाजनक होगा? ऐसा न करना ही बेहतर है। मैं एक सार्वजनिक व्यक्ति हूँ। अगर मेरी तस्वीरें खींची गईं और पत्रकारों ने उन्हें इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया तो इससे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। सोंग निंग ने अपनी समझ व्यक्त करते हुए कहा, मैं बाह्य रोगी सेवाएं भी प्रदान कर सकता हूँ, लेकिन लागत अपेक्षाकृत अधिक होगी। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसा कर सकें तो मैं आशा करता हूं कि आज से आप मुझसे केवल एक ही मरीज लेंगे। 5 सोंग निंग के पास कई मरीज थे जो लंबे समय से परामर्श की मांग कर रहे थे। उन सभी को एक साथ दूर धकेलना बहुत गैर जिम्मेदाराना होगा। उन्होंने लियांग रोंग को ये चिंताएं बताईं। लियांग रोंग समझ सकते थे, इसलिए उन्होंने उनसे कहा कि वे मरीजों के चले जाने के बाद अन्य मरीजों को अपने पास न लें। सोंग निंग ने सहमति जताई। दोनों ने हर दिन अपॉइंटमेंट लिया और सोंग निंग जाने से पहले एक दूसरे को क्लिनिक के दरवाजे तक भेजती थी।
तो फिर मिस्टर लियांग, कल मिलते हैं। इन शब्दों से लियांग रोंग जाग गया। उसके कदम अचानक रुक गए, उसकी आंखें सीधे सॉन्ग निंग पर लगीं और वह बिना कुछ कहे उसे देखता रहा। मिस्टर लियांग, सॉन्ग निंग ने संदेह से पूछा। दूसरे पक्ष की पुतलियां थोड़ी चक्कर खा रही थीं, उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए चक्कर खा रही थीं और फिर उसने सोंग निंग के अस्तित्व को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया और पीछे देखे बिना चला गया। गति तीव्र और आरामदायक थी और 10 साल पुराना एक पुराना गाना भी अभी भी उसके मुंह में गुनगुना रहा था। सोंग निंग अचंभित दिखी। अगले दिन सोंग निंग लियांग रोंग द्वारा लिखे पते पर दरवाजे पर आए। ये शहर के केंद्र से दूर एक उच्च श्रेणी का विला क्षेत्र है। जब सोंग निंग समुदाय के गेट में दाखिल हुए तो सुरक्षा कर्मियों ने उनसे काफी देर तक पूछताछ की। सोंग निंग ने धैर्यपूर्वक बार बार समझाया, मैं श्री लियांग का मनोचिकित्सक हूँ। सुरक्षा गार्ड शायद लियांग रोंग का प्रशंसक है। उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि लियांग रोंग को मनोवैज्ञानिक समस्या है और उसे डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। उसने उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा, बताओ, क्या तुम सितारों का पीछा करने आए हो? मैं नहीं हूँ। प्रतिरोध अप्रभावी था और सुरक्षाकर्मियों ने लियांग रोंग के घर पर फोन करके किसी से व्यक्तिगत रूप से इसकी पुष्टि करवाई। थोड़ी देर बाद लियांग रोंग ने बास्केटबॉल बनियान पहनी और उसे नीचे खींच लिया। उसने देखा कि सोंग निंग भौहें सिकोड़ रहा था। तुम कौन हो? सोंग निंगसिन ने बात खत्म की, आज तो अंदर भी नहीं जाना चाहती। ये देखकर कि सुरक्षा गार्ड लोगों को भगाने वाला था, सोंग निंग को एक विचार आया, मुझे तुम्हारी माँ ने पाया था, हम कल दोपहर को ही मिले थे। जब लियांग रोंग ने ये सुना तो उसने कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर सुरक्षा गार्ड से कहा, इसे अंदर आने दो, शायद मेरी माँ ने स्वच्छता के लिए बुलाया है। सोंग निंग 7। सोंग निंग लियांग रोंग के पीछे घर में चला गया। लियांग रोंग का विला शानदार शैली में सजाया गया है और ये देखा जा सकता है कि इसे एक शीर्ष डिजाइनर द्वारा डिजाइन किया गया था। सोंग निंग ने मन ही मन इसकी प्रशंसा की और उसे समझाया, मिस्टर लियांग, मैं सफाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ। दूसरे पक्ष को पता नहीं था कि उसने सुना है या नहीं, इसलिए वो सीधे रेफ्रिजरेटर के पास गया और कोक का एक कैन लिया। उसने कैन का आधा हिस्सा पी लिया और उसे कूड़ेदान में फेंक दिया और कहा, देखो, जाकर रसोई में बर्तन धो। सोंग निंग, उसने दवा के डिब्बे को देखा जो वह वापस लाया था और वह सीधे लियांग रोंग को नींद की गोलियां खिलाना चाहता था। 8। लेकिन सोंग निंग ने इसे सहन किया। उसने लियांग रोंग की जमा राशि के बारे में सोचा, जो महीने के अंत में क्लिनिक से मिलने वाले कमीशन में कमी आने पर मासेराटी खरीदने के लिए पर्याप्त होगी। वो सिंक में कटोरे धो रहा था और सोच रहा था कि उस समय वो कौन सा रंग खरीदेगा। बर्तन धोने के बाद लियांग रोंग अपनी आंखें बंद करके और कानों में ईयरफोन लगाए सोफे पर लेटा हुआ था। सोंग निंग ने फोन की स्क्रीन पर नजर डाली। यह एक पुराना प्रेम गीत था। क्या आपको ये गीत पसंद है? कोई बात नहीं, मेरी माँ को ये पसंद है। लियांग रोंग ने अपनी आंखें खोलीं और पूछा, मेरी माँ कहाँ है? वो एक व्यापारिक यात्रा पर गई है, मुझे भी तुम्हारे साथ चलने दो, सोंग निंग ने सहजता से एक कारण बना दिया। लियांग रोंग ने अपनी नाक में गुनगुनाते हुए कहा, मुझे उसके साथ किसी की जरूरत नहीं है। 9। सोंग निंग को नहीं पता था कि 16 साल की उम्र में असली किंग लियांग ऐसे थे या नहीं। वैसे भी जब वह अपनी उम्र का था तो वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं था। वह धैर्यपूर्वक बैठ गया और लियांग रोंग के साथ सहजता से बातचीत करने लगा। लियांग रोंग की स्थिति की जटिलता को समझने के लिए सोंग निंग को उसके बारे में व्यापक समझ की आवश्यकता है, जैसे कि क्या इस व्यक्तित्व को खुद की स्पष्ट समझ है और क्या वो खुद पर संदेह करेगा। उन्होंने अपनी नोटबुक अपनी गोद में फैलाई और संकोच से पहला सवाल पूछा, तुम केवल 16 साल के हो, तुम स्कूल न जाकर हर दिन घर पर क्यों पड़े रहते हो? लियांग रोंग ने अपने सिर के पीछे हाथ रखा और बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ग्रेड इतने खराब हैं, कोई स्कूल मुझसे पूछने वाला नहीं है। सोंग निंग ने तुरंत नोटबुक में पहली विशेषता दर्ज की, बहुत चतुर नहीं। फिर उन्होंने पूछा, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने साथियों की तुलना में अधिक परिपक्व क्यों दिखते हैं? लियांग रोंग ने अपनी भौहें उठाईं। तुम्हारा मतलब है कि मैं सुंदर हूँ? यह ऐसी चीज नहीं है जिसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ। बोलने के बाद उसने चुपचाप सोंग निंग को देखा और लापरवाही से कहने का नाटक किया, आप भी बहुत सुंदर हैं। सोंग निंग ने कागज पर कलम की नोक रखकर रुककर अपना सिर उठाया और उसकी ओर उज्ज्वल मुस्कान बिखेरी और फिर नोटबुक में एक और लेख लिखा, मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ होता है। 10। लियांग रोंग चिल्लाया कि साथ मत आना। वास्तव में जब कोई उससे बात करता था तो वह बहुत दिलचस्पी लेता था और दोपहर में उसने लगभग अपना विवरण हिला दिया। सोंग निंग ने शायद ही कभी ऐसा सहयोगी रोगी देखा हो और उसे बहुत लाभ हुआ है तथा वह वापस जाकर इसका अध्ययन करने की योजना बना रही है। उसने अपना सामान समेटा और खड़ा हो गया, ये देखकर कि लियांग रोंग का उसे विदा करने के लिए उठने का कोई इरादा नहीं था। वह अपने जूते बदलने के लिए दरवाजे की ओर चला गया। लियांग रोंग ने उसके दरवाजा खोलने और बाहर जाने की आवाज़ सुनी और अचानक अपना सिर सोफे से बाहर निकाला। क्या आप कल आ रहे हैं? सोंग निंग ने पूछा, क्या आप चाहते हैं कि मैं आऊं?
लियांग रोंग ने दराज से एक चाबी निकाली और उसे उसके पास फेंक दिया। यदि आप आते हैं तो दरवाज़ा खुद ही खोलना, मैं इसे लेने के लिए बाहर नहीं जाना चाहता। सोंग निंग ने मुस्कुराते हुए कहा। 11। सोंग निंग एक हफ्ते के लिए वहां गया और पाया कि लियांग रोंग की स्थिति उसकी सोच से कहीं ज्यादा जटिल थी। उसका 16 वर्षीय व्यक्तित्व और विचार बहुत मजबूत थे और उसे खुद पर भरोसा था। इसे संभालना अधिक कठिन है और मनोवैज्ञानिक संकेतों पर आधारित चिकित्सा पर्याप्त प्रभावी नहीं हो सकती है, इसलिए सोंग निंग उसे कुछ दवा देने जा रही है। परिणामस्वरूप जैसे ही लियांग रोंग ने मेज पर गोलियां देखीं, वो भड़क गया। मैं फिर से बीमार नहीं हूं, मुझे किस तरह की दवा लेनी चाहिए? सोंग निंग को बहुत पहले से इसकी उम्मीद थी और उसने कहा, मैं आपकी मां द्वारा आमंत्रित एक स्वास्थ्य परामर्श चिकित्सक हूं। ये दवाएं आपके शरीर को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं। लियांग रोंग को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। मेरी शारीरिक स्थिति बहुत अच्छी है। सोंग निंग ने जीविका चलाने की योजना बनाई और उसे पूर्ण शारीरिक जांच के लिए क्लिनिक ले गए। परिणामस्वरूप कई संकेतक कुछ हद तक उच्च पाए गए, साथ ही गैस्ट्राइटिस और हल्के फैटी लीवर भी पाए गए। लियांग रोंग हैरान रह गया। मेरी छोटी सी उम्र में मुझे इतनी सारी समस्याएं कैसे हो गई? सोंग निंग ने कहा, इसलिए मैंने कंडीशनिंग के लिए दवा लेने को कहा। लियांग रोंग ने बिना कुछ कहे ही विश्वास कर लिया और ऑनलाइन बहुत सारे फिटनेस उपकरण खरीदने की पहल की। अगले दिन जब सोंग निंग घर आया तो विला के बाहर कई डिलीवरी ट्रक खड़े थे। लियांग रोंग द्वारा खरीदी गई ट्रेडमिल और स्पिनिंग बाइक आ गई। लियांग रोंग हल्के भूरे रंग का रेशमी पायजामा पहने हुए दरवाजे पर खड़ा था। उसका चेहरा थोड़ा असंतुष्ट था क्योंकि वह लोगों को सामान के अंदर और बाहर आते जाते देख रहा था। सोंग निंग मुस्कुराई और उसका उपहास किया, तुम्हें आज से व्यायाम करते रहना होगा। लियांग रोंग ने उसकी ओर देखा, शांति से घर में चला गया और चलते चलते कहा, आपको इनकी जरूरत नहीं है, मेरे पास कंपनी के जिम का वीआईपी कार्ड है। सोंग निंग दंग रह गई। पता चला कि आज का व्यक्ति लाओ लियांग है। 13। सोंग निंग ने इस अवसर पर उन्हें इस अवधि के दौरान अपने निदान के बारे में बताया। लियांग रोंग ने 2 कप कॉफी बनाई, चुपचाप सोफे पर झुककर सुनने लगा। सुनने के बाद उसने पूछा, इलाज कितना पक्का है? 80%। लियांग रोंग ने सिर हिलाया और कहा, अब से डॉक्टर लाओ सोंग होंगे जो अधिक परेशानी उठाएंगे। सोंग निंग शर्मिंदगी से मुस्कुराया, सच कहूं तो मैं इन दिनों लंबे समय से जियो लियांग के साथ हूं और अचानक इतने विनम्र अभिनेता का सामना करना, सोंग निंग वास्तव में इसके लिए अभ्यस्त नहीं है। कई मामलों में विभाजित व्यक्तित्व वाले रोगियों के 2 व्यक्तित्व बहुत अलग होंगे और सोंग निंग ने सोचा कि लियांग रोंग एक विशिष्ट उदाहरण होना चाहिए। 14। थोड़ी देर बाद ही लियांग रोंग ने बहुत ऊर्जा खर्च कर दी थी। सोंग निंग की रिपोर्ट सुनने के बाद वह थक गया और उसने अपना सिर उठाया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सोंग निंग ने अब उसे परेशान नहीं किया। वह अपने हाथ में लियांग रोंग द्वारा बनाई गई कॉफी की चुस्की ले रहा था। लियांग रोंग की कॉफी में बहुत तेज सुगंध है और इसका स्वाद स्टोर में खरीदी गई कॉफी की तुलना में बहुत शुद्ध है। सोंग निंग, जिसने कॉफी का अध्ययन किया है, इसे पीने के बाद भी संतुष्ट नहीं है। बहुत बढ़िया। इस समय आराम कर रहे लियांग रोंग ने अचानक अपना मुंह खोला, मैं सभी पहलुओं में बहुत अच्छा हूं। सोंग निंग, ये पुराना उपन्यास आखिरकार वही व्यक्ति है। 15। जैसा कि लियांग रोंग ने कहा था जब वह पहली बार सोंग निंग से मिला था, उसके पास अपने शरीर को नियंत्रित करने के लिए बहुत कम समय है। सोंग निंग 3 महीने से अधिक समय से वहां है और उसने खुद लियांग रोंग को 10 बार से अधिक नहीं देखा है। रखरखाव का समय बहुत कम है। कभी कभी उन दोनों के बीच बातचीत के दौरान जियाओ लियांग रोंग अचानक सामने आ जाता और पूछता, तुम कब आए? सोंग निंग अचंभित रह गया। सोंग निंग ने इस अवसर का लाभ उठाकर उसे कुछ मनोवैज्ञानिक संकेत दिए और पूछा, मैं अभी यहीं था, क्या तुम्हें पता नहीं चला? लियांग रोंग ने एक पल के लिए सोच विचार कर याद किया और निश्चितता के साथ कहा, मैंने अभी अभी अपनी मां को फोन किया था और आपको नोटिस नहीं किया था। सोंग निंग इसे उठा नहीं सका। लियांग रोंग का व्यक्तित्व वास्तव में मजबूत है। 16। लेकिन अच्छी बात यह है कि लियांग रोंग सोंग निंग पर बहुत निर्भर है और वह सभी प्रकार के जानबूझकर या अनजाने मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन को अस्वीकार नहीं करता है। वह अपने दिल की हर बात के बारे में उससे बात करेगा। सोंग निंग ने शुरू में उसे एक साधारण रोगी समझा और लंबे समय के बाद वह अनजाने में उसके साथ अपने मामलों के बारे में एक दोस्त की तरह बातचीत करने लगा। सोंग निंग स्नातक होते ही इस अजीब शहर में आ गया। आसपास कोई बहुत परिचित दोस्त नहीं है। अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए ऐसे व्यक्ति का साथ पाकर अच्छा लगता है, भले ही दूसरे व्यक्ति का दिमाग उतना परिपक्व न हो। 17। जैसे जैसे नया साल नजदीक आ रहा था, लियांग रोंग ने घर पर खाना बना रही चाची को परिवार के साथ मिलकर समय से पहले घर जाने के लिए कहा और उसका खाना खो गया। हुआ यूं कि इस साल वसंतोत्सव के दौरान सोंग निंग के माता पिता अपनी मौसी से मिलने विदेश जा रहे थे। सोंग निंग उनके साथ नहीं गई, इसलिए उन्होंने नए साल की पूर्व संध्या पर लियांग रोंग के साथ जाने की पेशकश की। लियांग रोंग बहुत खुश हुआ और पूछा, क्या आप नए साल की शाम का खाना पकाएंगे?
सॉन्ग निंग दंग रह गया और उसने अनिश्चित भाव से उत्तर दिया, ऐसा होना चाहिए। सॉन्ग निंग ने आटे का एक बैग खरीदा और उसे नए साल की पूर्व संध्या पर लियांग रोंग के घर ले आया, फिर रसोई का दरवाजा बंद कर दिया और दिन के अधिकांश समय उसी में घूमता रहा। लियांग रोंग ने लिविंग रूम में अंधेरा होने तक इंतजार किया और सॉन्ग निंग के बाहर आने का इंतजार नहीं किया। वह रसोई के दरवाजे पर गया और अपना सिर अंदर घुसाया। परिणामस्वरूप मुझे आटे से बनी एक गोल मेज दिखाई दी। लियांग रोंग ने उत्सुकता से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? क्या आप रोटी फैलाना चाहते हैं? सॉन्ग निंग, ये पकौड़ी के रैपर हैं। 18 सॉन्ग निंग देख सकती थी कि लियांग रोंग ने सिर्फ अपने चेहरे की देखभाल के लिए 20 कच्चे लीक पकौड़े खा लिए थे। सॉन्ग निंग को इस बात का थोड़ा अफसोस हुआ और वह तुरंत नीचे 24 घंटे खुली रहने वाली फार्मेसी में डोम्पेरिडोन का एक डिब्बा खरीदने चली गई। रात्रि भोजन के बाद सॉन्ग निंग लियांग रोंग के घर पर रुका और उसके साथ वसंत महोत्सव समारोह देखा। ऐसा कहा जाता है कि वसंत महोत्सव पर्व एक ऐसा शो है जिसे उत्तरी क्षेत्र के लोग देखते हैं। ये सच है। सॉन्ग निंग को बीच में ही नींद आ गई। जब वह उठा तो सॉन्ग निंग ने पाया कि उसका सिर लियांग रोंग के कंधे पर टिका हुआ था, जबकि लियांग रोंग सीधा बैठा था और बिना किसी हलचल के टीवी स्क्रीन को देख रहा था। सॉन्ग निंग का चेहरा थोड़ा गर्म था। वह सीधे बैठ गई और अपनी शर्मिंदगी दूर करते हुए पूछा, क्या शो अच्छा है? लियांग रोंग ने तुरंत कहा, ये सुंदर है। मुझे नहीं पता कि क्या ये प्रकाश के कारण है। सॉन्ग निंग ने महसूस किया कि लियांग रोंग का चेहरा थोड़ा लाल हो गया था।